तो हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए, जो फाइनली बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 49 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम कहते हैं संविधान दिवस। तो आजाद हो गए संविधान पे, लेकिन जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता हम कैसे कहेंगे हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है। रियलिटी में देखिएगा हमारे ऊपर किसका शासन है, संविधान का। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीचे से ऊपर तक सब संविधान के अधीन काम करते हैं। तो संविधान बन गया था लेकिन लागू ही नहीं हुआ था। इसे 2 महीना बाद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से 2 महीना जोड़ेंगे तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब होता है भारत एक रिपब्लिक है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि चुन के आएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम लोग के यहाँ चुन के आते हैं और इन्हीं लोग का हमारे ऊपर शासन रहेगा। इस वजह से जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन को हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट मनाते हैं। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था कि उसको मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उस संविधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, रिपब्लिक डे के दिन। यह हम टोटल मैटर ये समझिए कि इसे ना लेट क्यों किया गया था ये समझना है। तो अब हम इतिहास में चलते हैं क्यों इतना लेट हुआ था। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। जर्मनी ने धो दिया था, लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। तो इंग्लैंड की जनता जो थी युद्ध से पूरी तरह त्रस्त थी। वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उसी समय विपक्ष में जो थे लेबर पार्टी की थी, जिसके नेता थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया था और क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी तो वो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में आ गए। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, आप देखते होंगे भारत में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री एस जयशंकर साहब हैं। तो अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको 1946 में वो भारत आए थे, जिस वजह से इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन जो था इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। इसका लीडर कौन था तो इसका भी ट्रिक है। एल से होता है लीडर, एल से हो जाएगा पैंथिक, लॉरेंस। तो लॉरेंस ही इसका लीडर था। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसे याद रखिएगा, डेट कितने सदस्य थे। ये 3 लोग हैं, इन्होंने भारत को 3 बड़े काम करने को दिए। पहला, इन्होंने कहा अंतरिम सरकार बना लीजिए और अगले 5 सालों तक आप सीखिए कि सरकार कैसे चलाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ चुनाव, आजाद हो गए थे हम लोग 1947 में है, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 1951 में, बने प्रधानमंत्री 52 में। यानी ये 5 साल जो सरकार चली थी वो अंतरिम सरकार चली थी, हम लोग की ओरिजिनल सरकार नहीं थी। ये अलग टॉपिक है, इसको हम आपको एप्लीकेशन के क्लास में पूरा समझा दिए। मेन आते हैं संविधान पे। इसी कैबिनेट मिशन में इन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना एक संविधान बना लीजिए, जब तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता हम आप लोग की देखरेख करेंगे, जैसे लागू हो जाएगा हम चले जाएंगे। तो संविधान कौन बनाएगा, तो इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया और जो लोग चुन के आए थे उसे संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। आज भी संविधान में आज भी भारतीय संसद में कोई परंपरा होती है, कोई शपथ ग्रहण लेता है या कोई विदेशी मेहमान आता है तो सेंट्रल हॉल में ही उसे बैठाया जाता है। तो सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान को लिखा गया था। संविधान सभा में जो इलेक्शन हुए थे, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसमें जब संविधान सभा में चुनाव चल रहा था तो 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया उस समय 389 सदस्य थे, क्योंकि उस समय अखंड भारत था, ना बांग्लादेश टूटा हुआ था, यानी पूर्वी पाकिस्तान भी नहीं था और पश्चिमी पाकिस्तान। टोटल 389 लोग मिलकर संविधान को बना रहे थे। लेकिन अगले ही वर्ष संविधान भारत का विभाजन हो गया, तो जो लोग पाकिस्तान से चुन के आए थे वो यहाँ से चले गए वहां पर, जिसमें सबसे प्रमुख आप लियाकत अली का नाम सुनेंगे। लियाकत अली भारत से मतलब वित्त मंत्री थे, बाद में जाकर उधर पाकिस्तान चले गए। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो 1947 में देश का विभाजन के बाद केवल 299 सदस्य ही बच गए, ये याद रखिएगा। और यही लोग मिलकर पूरे संविधान को आगे बताते गए। 47 में लिखा गया, कुछ 48 में, 49 में। फाइनली जब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो 1950 तक, 24 जनवरी 1950 को जब फाइनल हस्ताक्षर हो रहा था तो कई लोगों की देहांत हो चुका था। फाइनली बचे थे लोग 1950 में 284 लोग। तो फाइनली संविधान पर जो 13 किलो का हमारा संविधान है, ओरिजिनल संविधान 13 किलो का है, उस पर जो हस्ताक्षर है वो 284 लोगों का ही है। हालांकि बचे थे इतने लोग, ये लोग तो देहांत से गए थे, जिसमें 15 महिलाएं हैं। तो सोचिए महिलाओं के हम लोग महत्व को कभी नहीं भूल सकते हैं।
संविधान बनने से तो इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई और उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपकी ये कमेटी है, आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी, राज्यों को चलाना है ये राज्य कमेटी है, आप बताइएगा। तो अलग अलग करके ऐसे कुल 13 समितियों को बनाया गया था। 13 कमेटी बनी थी जो सहमति से अपना डिसीजन लेती थी, सर्वसहमति से नहीं होता था। सहमति जिसमें ज्यादातर लोगों की सहमति है वही डिसीजन को मान लिया जाता था। इस समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे, बहुत ही विद्वान, मतलब हम क्या कहें इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है हमारे पास। इन्होंने पूरे कमेटियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, कहां क्या गलत है क्या सही है उसको सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति, उसके चेयरमैन थे, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अस्थायी सदस्य भले 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी रूप से अमरेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हीं के देखरेख में संविधान सभा अध्यक्षता करते थे, आप बैठिए आप अपना डिसीजन सुनाइए, इस तरह से। और संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव बहुत ही विद्वान थे, इन्होंने विदेशी संविधानों का अध्ययन करके जहां से भारत में अच्छा लगा उन्हें समावेशित किया। इनकी विद्वता से को आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यांमार के संविधान बनने में भी मदद किया था बी.एन. राव ने। इस